हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रोटेशनल स्पेक्ट्रम, जिसे हम घूर्णन स्पेक्ट्रम ही कहते हैं। इसका जो क्वेश्चन है कुछ इस टाइप से आता है। एक्सप्लेन रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी, डायमेटिक, ठीक है, डायमेटिक एनर्जी लेवल और रिजिड मॉलिक्यूल रोटेशनल एंड इस सिलेक्शन रूल के जरिए। ठीक है, तो इस तरीके से जो क्वेश्चन होता है वो हमारे एग्जाम में आता है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले इसे समझने से पहले मैं आपको समझा देती हूँ कि जो आपका घूर्णन स्पेक्ट्रम है, रोटेशनल स्पेक्ट्रम है, वो होता क्या है। जस्ट एग्जांपल, हम अगर लेते हैं क्या HCl, ठीक है, HCl लेते हैं तो क्या हमारा H क्या होता है, प्लस आयन का होता है, और Cl क्या होता है, माइनस आयन का होता है। ठीक, अब यहाँ पे हम ये देखते हैं कि जो आपका H है, ठीक है, वो क्या है, प्लस आयन, और जो आपका Cl है वो क्या है, माइनस आयन। यहाँ पे क्या है, एक डाइपोल मूवमेंट बन रहा है। ठीक है, यानी ये आपस में क्या करेंगे, रोटेट करेंगे, घूर्णन करेंगे। तो इस तरीके से किसी भी हमारे रोटेशनल स्पेक्ट्रम के लिए एक तरीके से टर्म ये है कि जो हमारा मॉलिक्यूल है वो क्या है, पूरा का पूरा एक तरीके से डाइपोल मूवमेंट, स्थायी डाइपोल मूवमेंट उसको होना जरूरी है। उसका डाइपोल मूवमेंट स्थायी होना जरूरी है। डाइपोल यानी कि क्या, वो आपस में क्या करेंगे, इंटरेक्ट होंगे और घूर्णन करेंगे। ठीक है, क्यों, क्योंकि उनका जो भी आपका प्लस और माइनस, उसमें प्लस और माइनस पाया जाता है, इसलिए वो डाइपोल मूवमेंट क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या बताना चाह रही हूँ कि मान लीजिए ये H और C है, ठीक है, ये H और Cl है। ठीक, यहाँ पे मान लीजिए ये दो मॉलिक्यूल है। ठीक, दो मॉलिक्यूल है। यहाँ पे क्या करते हैं हम, कोई ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हम क्या करते हैं, इसमें कोई रेडिएशन डालते हैं। रेडिएशन डालने पे ये क्या करेगा, उस रेडिएशन को माइक्रोवेव या फिर किसी भी ऊर्जा के रूप में क्या करेगा, उत्सर्जित करेगा, या तो अवशोषित करेगा, या तो अवशोषित करेगा या उत्सर्जित करेगा। इसी चीज़ को हम क्या करते हैं, डाइपोल मोमेंट या स्पेक्ट्रम या रोटेशनल स्पेक्ट्रम में क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। अब देखिए यहाँ पे बोल क्या रहा है, डेफिनेशन देखेंगे तो अच्छे से समझ आएगा। जिन मॉलिक्यूल का स्थायी डाइपोल मूवमेंट होता है, जैसे कि मैंने कहा, स्थायी डाइपोल मूवमेंट हमारा क्या है, Cl और H, ठीक है, H और Cl है। ठीक है, तो HCl हमारा क्या है, एक स्थायी डाइपोल है। तो उसमें क्या, द्विध्रुव आघूर्ण होना चाहिए, यानी कि प्लस माइनस वाला आघूर्ण होना चाहिए। उन मॉलिक्यूल के घूर्णन से, यानी कि ये जो आपके दो मॉलिक्यूल हैं, यानी कि H और Cl, इनके घूर्णन से, ठीक है, इन मॉलिक्यूल के घूर्णन से, ठीक है, घूर्णन से क्या होता है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न होता है। यानी कि ये क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न होता है, जो माइक्रोवेव रेडिएशन यानी सूक्ष्म तरंग को क्या करता है, जो सूक्ष्म तरंग है उसको क्या करता है, इंट्रैक्ट करता है, जिसके फलस्वरूप क्या होता है, आपका ऊर्जा का या तो अवशोषण होता है या तो उत्सर्जन होता है। ठीक, इस प्रकार हमें क्या प्राप्त होता है, एक स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। इस प्रकार के मॉलिक्यूल के रोटेशन से, यानी कि इन मॉलिक्यूल के रोटेशन से जो हमें स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है उसे रोटेशनल स्पेक्ट्रम कहते हैं। ठीक, अभी समझ आया आपको कि हाँ हो क्या रहा है, मतलब मॉलिक्यूल के आपस में क्या घूमने की गति को बोला जा रहा है। यहाँ पे उसी चीज़ को प्रदर्शित किया जा रहा है कि वो आखिर है क्या। जिन मॉलिक्यूल का स्थायी डाइपोल मूवमेंट नहीं होता है वो रोटेशनल स्पेक्ट्रम नहीं देते हैं। यानी कि जिन मॉलिक्यूल में क्या हो, डाइपोल मूवमेंट जो है स्थायी ना हो, वो क्या नहीं देते हैं, आपका स्पेक्ट्रम, रोटेशनल स्पेक्ट्रम नहीं देते हैं। आपका स्थायी डाइपोल किसमें किसमें पाया जाता है, HCl, जैसे कि मैंने बताया था, CH3Cl, या फिर बाकी ऐसे कुछ मॉलिक्यूल जिनमें प्लस माइनस पाया जाता है। तो इसमें डाइपोल मोमेंट होता है, इसलिए क्या होता है, सभी रोटेशनल स्पेक्ट्रा देते हैं। जबकि जो ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, क्लोरीन, ये सब क्या करते हैं, ये जो मॉलिक्यूल होते हैं ये रोटेशनल स्पेक्ट्रम नहीं देते हैं। दृढ़ रोटेटर के बारे में आप जान लेते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस इक्वेशन को लिखना होता है एग्जाम में, क्योंकि हमें पता ही है फिजिकल केमिस्ट्री यानी कि क्या है, आपका पूरा मैथ आपको समझाना होगा। एनर्जी लेवल ऑफ रिजिड रोटेटर को देखते हैं, दृढ़ रोटेटर की ऊर्जा स्तर को। तो यहाँ पे आप पहले इस चीज़ को समझ लीजिए ये क्या है। तो मैंने जो दो मॉलिक्यूल बोला था, H और Cl, मान लीजिए कि ये वही चीज़ है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या, जो आपके दो मॉलिक्यूल हैं आपस में क्या करते हैं, रोटेट करते हैं। अब रोटेट करने से एक चीज़ ये समझ लीजिए कि इनमें क्या होगा, रोटेट करने से ये जो बीच का एरिया है उसमें एक जगह ऐसा होगा जो स्थिर होगा। ठीक है, आप किसी पेन को क्या करते हैं, घुमाते हैं जब, तो घुमाने पे उसका एक पॉइंट ऐसा होता है जो स्थिर होता है, वहीं पे होता है। ठीक, वहीं पे स्थिर होता है। लेकिन ये क्या होता है, ये जो आपका दो भाग है वो क्या करते हैं, मूवमेंट करते हैं। एक जगह स्थिर होता है, बाकी जगह क्या करता है, मूवमेंट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका
इसी तरीके से ये क्या करते हैं, घूर्णन करते हैं। और जो पॉइंट होता है ये यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी। इस मॉलिक्यूल के भार पर ये क्या करते हैं, डिपेंड करता है। तो आपका जो भी ये जो सी है, इसको नाम देंगे सी, जहाँ पे वो क्या करेगा, स्थिर रहेगा। एक जगह स्थिर तो होना ही चाहिए, क्योंकि ये जब दो मॉलिक्यूल घूमेंगे तो एक जगह ऐसा होगा जहाँ वो स्थिर होगा। या तो यहाँ हो सकता है या तो यहाँ हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। तो जिस जगह वो स्थिर रहेगा, जो वो पॉइंट होगा, उसको हम क्या बोलते हैं, आपका ग्रेविटी। ठीक है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहा जाता है। और यहाँ पे जो आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी से जो पहला मॉलिक्यूल का दूरी रहेगा, उसको हम किससे दर्शाते हैं, आर से। और यहाँ पे जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, उससे जो दूसरा मॉलिक्यूल का दूरी रहेगा, उसको R2 से। तो जाहिर सी बात है, यहाँ पे कुल लंबाई की अगर बात करेंगे तो वहाँ प्लस करना होगा। तो R1 और R2 को यहाँ क्या किया गया है, प्लस किया गया है। तो आपको ये पूरा समझ आया। M1 जो हमारा है, ठीक है, यहाँ पे जो आपका M1 है वो क्या है, पहला मॉलिक्यूल। जो आपका R1 और R2 क्या है, इसकी दूरी है जो सेंट्रल ग्रेविटी है उससे, ठीक है। और M2 क्या है, आपका मॉलिक्यूल पहला। ठीक, यहाँ सारी चीज़ समझ आ गया आपको। यहाँ पे आपका जो है, आपका कुल मिला के R1 और R2, M1 और M2 और आपका C, तीनों चीज़ मैंने समझा दिया कि क्या है। कोई दिक्कत? अब तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दोनों एटम के नाभिकों के बीच में दूरी r है, जैसे कि मैंने बताया। यह दो M1 और M2 भार वाले दो एटम से मिलकर मॉलिक्यूल बनता है। M1 और M2 से क्या मॉलिक्यूल मिलकर के बनता है। और ये जो है आपका क्या है, r है, इसकी पूरी कुल दूरी। M1 से C यानी कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी की दूरी R1 तथा M2 से C की दूरी R2 है। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि यहाँ इस C से यहाँ की दूरी क्या है, R1, और इस C से यहाँ की दूरी क्या है, R2 है। ठीक है, तो अब यहाँ पे इक्वेशन देखते हैं क्या बन रहा है, M1 R1, ठीक है। और ये क्या है, दूसरा वाला जो दूसरा पार्ट है वो क्या है, M2 R2। ठीक है, यहाँ पे आप समझ रहे हो, ये M1 और R1 और M2 और R2, समझ गए आप क्या है। अब यहाँ देखते हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, जड़त्व आघूर्ण। इसी को हमारा मेन ज्ञात करना है, जिसको आई से प्रदर्शित किया जाता है। तो ये हमारा क्या है, इनर्शिया है। ठीक है, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। इसको हम क्या करते हैं, अब इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, आपका फर्स्ट समीकरण तो ये हो गया। सेकंड समीकरण हमारे ये बनता है, इसमें क्या है, आपका इनर्शिया के बारे में बताया गया है। ठीक, तो यहाँ क्या है, आपका M1 और R1 2, ठीक है, मतलब दो यहाँ R है। और यहाँ पे क्या है, M2 और R2, यहाँ पे भी दो R है। ठीक, तो यहाँ पे क्या है, इनर्शिया को अगर देखेंगे तो R1 को, R2 और R2 को क्या करेंगे, अलग अलग करेंगे। R2 को क्या करेंगे, अलग अलग करेंगे। यहाँ पे R1 क्या है, दो ठो है, इसको अलग किया। और यहाँ R2 क्या है, दो है, इसको भी अलग हमने किया। अब यहाँ पे क्या है, आपका जो एक एक R है उसको क्या कर दे रहे हैं, बाहर निकाल दे रहे हैं। निकाल दिया। नेक्स्ट स्टेप, अब जो आपका M2 है, ठीक है, वो कौन सा है आपका, ये। ठीक, यहाँ पे मैं समझाना क्या चाहती हूँ उसको ध्यान से देखिए। यहाँ पे मैंने एक चीज़ बताया था कि आपका जो M1 और R1 है, ठीक है, वो क्या है, M2 और R2 के बराबर है। यानी कि हम M1 लिखे, R1 लिखे, या M2 R2 लिखे। तो सेम वही चीज़ यहाँ पे M1 और R1 को हमने M2 और R2 कर दिया। M2 R2 क्या है, M1 R1 है, मतलब कि सेम सेम चीज़ है। अब यहाँ पे हो क्या रहा है कि आपका जो M2 है और M1 है वो क्या है, हमारे अंदर आ जाता है, मतलब कि इसको हम कोष्ठक के अंदर लिख देते हैं। और जो आपका R2 है और R2 क्या है, आपका कॉमन निकल जाता है। ठीक, यहाँ पे क्या कर रही हूँ मैं, M2 और M1 को क्या कर रही हूँ, आपका कोष्ठक के अंदर। और आपका R1 और R2 क्या है, दोनों सेम चीज़ है, उसको कॉमन निकाला और R1 आपका यहाँ आ गया। ये हमारा तीसरा समीकरण है। तो हम जानते हैं जैसे कि आपका R बराबर क्या है, R1 और प्लस R2 है। जैसे कि मैंने यहाँ पे क्या बताया था कि आपका R बराबर क्या है, R1 और R2 है। ठीक, तो यहाँ पे हो क्या रहा है कि आपका R2 जो है उसको हमने इस तरफ कर दिया, और R और R1 क्या हो गया, एक तरफ हो गया। तो पांचवा समीकरण हो गया। तो समीकरण एक और पाँचवें से क्या होगा, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, समीकरण 1 और समीकरण हम क्या करेंगे, 5 को लेते हैं। ठीक है, ये क्या है, आपका समीकरण 5 है। इन दोनों को लेने पर हमें क्या प्राप्त होता है, M1 और R1, सॉरी, M1 R1 बराबर M2 और R2। हमें क्या कहते हैं, यहाँ पे अगर हम रख रहे हैं, पहला समीकरण और दूसरा समीकरण ये है। ठीक है, अब M1 और R1 यहाँ आ गया। ठीक है, दूसरा क्या है, ये M2 का M2 और R2 दो ठो है, तो उसको क्या कर देंगे, अलग अलग कर देंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं M1 और
M1 और R1 को हमने क्या कर दिया, सेम का सेम लिख दिया, M2 का इससे गुणा कर दिया और एक इससे गुणा कर दिया। तो यहाँ पे क्या हो गया आपका M2 और R यहाँ आ गया। फिर उसके बाद हमने क्या किया, इसका इससे कर दिया, तो M2 R1 एक तरफ। अब यहाँ पे हो क्या रहा है, नेक्स्ट स्टेप हम देख, M1 R1 यहाँ पे है, ठीक, M2 और सॉरी यहाँ पे आपका M2 R1 इधर, ठीक है, ये इधर आ गया, पंचांतर हो गया। पंचांतर होने पे आपका जो माइनस है वो प्लस में आ गया, ये जानती हैं। M2R यहाँ पे आ गया, ठीक। अब इसको हम क्या करेंगे, अब आपस में डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने पर आपका जो R है वो इधर आ गया, ठीक है, AR1 दोनों कॉमन निकल गया। M2 और R यहाँ आ गया। M1 और M2 कहाँ आ गया, यहाँ आ गया। इस चीज़ को समझ रहे हैं आप, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या कहा, M2R यहाँ आ गया, ठीक, R1 और R1 कॉमन निकल गया, ठीक, M1 और M2 यहाँ आ गया। समीकरण यह छठवां हो गया। इसी प्रकार M1 R1, ठीक है, R2 बराबर M1 और M1 R अपॉन M1 प्लस M2 हो गया, ठीक। इतना समझ गए, मतलब आपका जैसे R1 हो गया वैसे ही R2 भी हो गया, सेम सेम चीज़। बस यहाँ क्या है, M2 की जगह पे हमारा क्या हो गया, M1 हो गया, क्योंकि यहाँ पे अपोजिट थोड़ा सा होगा कुछ, तभी ना हम इसको अच्छे से सॉल्व करेंगे। R1 व R2 का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है, अगर हम R1 और R2 का मान अगर समीकरण 3 में रखते हैं, हमारा समीकरण 3 कहाँ पे है, हमारा समीकरण 3 यहाँ पे है, यहाँ पे। इस चीज़ को अच्छे से याद रख लीजिए। यहाँ पे हमने क्या किया, एनर्शिया, ठीक है, एनर्शिया को हमने R2 R1 इंटू हमने क्या रखा, M2 प्लस M1, ठीक है, यानी कि दोनों का हमने क्या किया, R1 और R2 को हम R2 का मान हमने क्या समीकरण 3 में रख दिया। अब देखते हैं हाँ नेक्स्ट हमारा क्या होगा, मान रखने पे M1 R M1 प्लस M2 यहाँ पे आ गया इंटू M2 R2 सॉरी M2 R और M1 M2 और यहाँ पे क्या हो गया, M2 प्लस M1 हो गया। ये हो गया आपका समीकरण 8। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो आपका M2 और प्लस M1 से एक M2 प्लस M2 सॉरी M1 प्लस M2 कट गया और हमारा क्या हमको प्राप्त होता है, M1R और M2R। यहाँ पे आपका ये जो है आपका इस तरफ M1 इंटू M2 ये हो गया और R क्या हो गया आपका R2 यहाँ पे निकल गया और ये वाला आपका यहाँ आ गया। ये हो गया समीकरण 9। अब इससे हमें प्राप्त क्या होता है, इससे हमें प्राप्त होता है म्यू, ये पूरा का पूरा एक म्यू हो गया, ठीक है, और यहाँ R2 का R2 आ गया। ये हो गया हमारा इनर्शिया। तो आई होप फ्रेंड्स आपको समझ आ गया कि आपका जड़त्व का नियम का इक्वेशन लास्ट यही है। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यही आ जाएगा कि इसको सिद्ध करना है। तो सिद्ध करने पे आपको पूरा वो मैथ का इक्वेशन देना होगा बस। लेकिन अगर ये पूरा का पूरा जड़त्व का नियम आएगा तो आपको पूरा ही लिखना पड़ेगा, जो मैं आगे बताने वाली हूँ। तो ये एक फार्मूला है, E बराबर H अपॉन 8/2 IC, ठीक है, J, और यहाँ पे क्या है कोष्टक में J+1 CM पावर -1। ईजी हमारा क्या है, ईजी हमारा है एप्सिलॉन रोटेशनल, ठीक है, रोटेशन टर्म है। एजी हमारा क्या है, मतलब एप्सिलॉन है, एप्सिलॉन बोला जाता है इसको, और रोटेशनल टर्म है ये, ठीक। यहाँ पे जो जे है, जे हमारा 0 1 2 3 है, इसको मैं आगे समझाऊंगी कि ये क्या चीज़ है। और जो आपका सी है वो सी क्या है, प्रकाश का वेग है, जो हमारा कुछ क्या है 3 इंटू 10 की पावर -10 एम सेकेंड, ठीक है, एम पर सेकेंड है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, आई क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, जैसे कि मैंने पहले ही बता दिया। जे हमारा रोटेशनल क्वांटम है। यहाँ पे हम जो बी है, ठीक है, उस बी को किसकी जगह पे हम ले सकते हैं, यहाँ पे H अपॉन 8 पाई, ठीक है, H अपॉन 8 पाई स्क्वायर IC, ठीक है। तो यहाँ पे हम आप देखते क्या है कि यहाँ पे हो क्या रहा है, तो जे हमारा ले लेते हैं रोटेशनल क्वांटम 0 1 2 3 4 5 6, यही सबसे इम्पॉर्टेंट है। इसी चीज़ को आपको बताना है कि आपका जे का वैल्यू, मतलब जे को सॉल्व करने पे आपका ईजी क्या आता है। तो हम यहाँ पे देखते हैं जे को सॉल्व करके ईजी हम प्राप्त करेंगे। तो यहाँ हम क्या करते हैं, इस सूत्र को लगाते हैं। यहाँ पे इस सूत्र को लगाने पर हमारा जो है ईजी
सॉरी ई जे, यहाँ पे जे का मान हमारा क्या है, ज़ीरो मान लेते हैं। जे का मान अगर ज़ीरो है, जैसे कि यहाँ पे जे का मान क्या है, ज़ीरो है। अब ज़ीरो होने पे ठीक, यहाँ पे आपका ई है। ठीक, ई क्या है, क्योंकि जे का मान तो हमने ले लिया, ई का मान हमको ज्ञात करना है। तो यहाँ पे ई हमारा क्या है, ई का मैंने बताया था एप्सिलॉन। ठीक है, एप्सिलॉन। ठीक है, एप्सिलॉन क्या है आपका, उसको ज्ञात करना है। यहाँ बी हमने रखा। ठीक, बी इंटू ज़ीरो, क्योंकि जे का मान क्या है हमारा, ज़ीरो है, और जे का मान तो हमने ज़ीरो रख दिया। अब हमारा यहाँ दूसरा जे का मान भी ज़ीरो है, और -1 का -1। ठीक, अब इसको सॉल्व करेंगे तो बी एक इंटू ज़ीरो होगा तो 0 सेंटीमीटर पावर -1 ही आएगा इसका आंसर। जब ज़ीरो आएगा तो यहाँ भी क्या आएगा, ज़ीरो आएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, यहाँ एक मिस्टेक हो गया मेरे से, जे का मान यहाँ 2 रखते हैं। ठीक है, 1 रखेंगे तो भी चलेगा, यहाँ मतलब ज्ञात करना है। अगर जे का मान 1 होता है तो भी आप सॉल्व कर सकते हैं। जे का मान यहाँ पे 1, यहाँ पे 1 रख सकते हैं। तो हमें क्या होगा, यहाँ पे 1 का 1 आएगा, और यहाँ पे 1 2। ठीक है, कुल मिला के यहाँ पे 2 आएगा, 2 भी आएगा सॉल्व करने पे। अगर जे का मान 1 होता है तो यहाँ जे का मान 2 रखते हैं, तो E2। ठीक है, E2 रखते हैं, क्योंकि जे का मान क्या है, E2 है। तो यहाँ पे ई का ई के बराबर यहाँ पे क्या होगा, 2 होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या रहता है हमारा, ई जे होता है। तो यहाँ पे जे का मान क्या होगा, 2 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे 2 हो गया, बी का बी हो गया, बी का, और जे का मान 2, यहाँ जे का मान 2 + 1। ठीक, अब यहाँ पे आपका सॉल्व करेंगे, बी इंटू 2, 2 का 2 आएगा। ठीक है, और यहाँ 2 + 1 3 आएगा, 3 और इंटू 2 करेंगे तो क्या होगा, 6b आएगा। तो ये हमारा आंसर क्या हो गया, 6b। तो जे का मान अगर 2 रखते हैं तो हमारा आंसर क्या आता है, 6b आता है। यहाँ पर उसी चीज़ को बताया गया है, यानी कि अगर इसको सॉल्व करते हैं तो ये वाला हमारा निकल जाएगा ईजी। यही हमारा जो है रोटेशनल स्पेक्ट्रम का जो हमारा इक्वेशन है वो है लास्ट इक्वेशन। अतः जे का वैल्यू क्या है, अगर 0 1 2 3 आएगा तो क्रमशः अगर इसी लाइन में हम रखते हैं तो 12v 20v 30v, ये सब हमारा क्या होगा, एग्जाम्पल, ये सब आंसर आएगा। सो एनर्जी लेवल हमें इस तरीके से हमें प्राप्त होता है। तो अगर आपको एनर्जी लेवल पूछता है तो आप बता सकते हैं कि एनर्जी लेवल कैसे निकलेगा। इस इक्वेशन को थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा आपको, इसको याद करना पड़ेगा स्टेप बाय स्टेप, याद नहीं करना है, थोड़ा सा टर्म वर्म समझना है, ज़्यादा कुछ नहीं। सो आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।